हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो क्लास 8th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आज भी हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नीतियाँ और लोग। यहाँ पर दिया है कि पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इस नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया ये सारी चीज़ें, यानी संथाल विद्रोह देखा था हम लोगों ने, नील विद्रोह देखा था हम लोगों ने, ठीक है। फिर हमने देखा था कोल विद्रोह। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके थे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है बस उसी की ये पृष्ठभूमि बताते हुए ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। अब इसको देखते हैं। यहाँ दिया है नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, ठीक है। तो ये सब भी हम देख चुके हैं, यहाँ भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, क्या छोड़ना है और क्या हमको याद करना है। अब यहाँ देखते हैं, अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो अब यहाँ से जो हमको देखनी है, आपको ये मतलब याद नहीं करने वाली डेट है, ये जो याद करने वाली चीज़ नहीं है कि यहाँ पर ये कह रहा ना कि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कब थोपी गई थी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध का विलय किया था। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ अपने कब्जे में ले लिया था, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, या मतलब आप लोगों को अगर ये चीज़ पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है, पक्का कन्फर्म है आप कि 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। तो बाकियों को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो अब जो यहाँ से आपको नोट करना है,
जो नोट डाउन करना है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से, तो देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं है नोट डाउन करने वाला, ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, ये क्वेश्चन फॉर्म में तो आ ही गया है, तो इसको आप लिख लेंगे अवध का विलय 1856। बस इतना ही आपको लिखना है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो अवध का विलय अंग्रेज़ों द्वारा, मतलब एक पेज भी नहीं आएगा ये, इस चैप्टर का नोट्स एक पेज में भी नहीं आएगा, इतना छोटा चैप्टर है। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब इम्पॉर्टेंट बहुत है। यहाँ से अभी आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अवध का विलय अंग्रेज़ों द्वारा 1856 में किया गया था। बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर थोड़ा सा और ये लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। नाना साहेब थे, ठीक है। तो ये बस 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से जो आपका निकल के आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये देखिए, गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा 1856 में, गवर्नर जनरल कैनिंग द्वारा फैसला कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या पता कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर बनाए हम, तो यहाँ पर हो जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा यह घोषणा किया गया, घोषणा दे फैसला दे, कंफ्यूज नहीं होना है, घोषणा किया गया कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसने कहा था, तो कैनिंग ने कहा था, कैनिंग ने, ठीक है, कैनिंग ने कहा था। और ऐसे ही इसका यहीं से क्वेश्चन आपको बना देगा कि गवर्नर जनरल, यहाँ पर इस टाइम पर डलहौजी का भी दे देगा, डलहौजी, ठीक है। फिर आपका दे देगा कार्नवालिस, ठीक है। फिर दे देगा आपका बेलेजली, तो ध्यान रखना आप कैनिंग है, ठीक है। फिर देगा कि गवर्नर जनरल कैनिंग द्वारा किस मुगल बादशाह को आखिरी मुगल बादशाह माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे देगा मीर जाफ़र, फिर आपका दे देगा मीर कासिम, फिर आपका दे देगा बहादुर शाह जफ़र,
ठीक है। और यहाँ पर कुछ और कर देगा, जैसे कि औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है। तो कितने लोग तो ये सोच करके इसको लगा देंगे कि हो सकता है कि औरंगजेब को ही शक्तिशाली शासक माना गया था लास्ट में, उसके बाद से मुगल शासन का जो है पतन स्टार्ट हो गया था, तो वो इसी को लगाएंगे। लेकिन जिसका जो आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह जफ़र। ये जफ़र नहीं होगा, मीर जफ़र तो अलग है। ठीक है, मीर कासिम, मीर जफ़र, तो ये तो क्या थे, हमने पिछले वीडियो में देखा था ना अच्छे से, ये कठपुतली शासक थे, कठपुतली शासक थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपका बनता है। इस पे आने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन और है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर पूछा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, तो अभी हमने देखा कब हुआ, तो ये 1856 में हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1856 आंसर हो गया इसका डी। अब इसे देखते हैं, किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थीं। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो क्या आप 1857 की क्रांति थी, क्या उसमें एक कारण ये नहीं लिख सकते? एक कारण में अब जैसे आप पॉइंट्स में लिखते ना कि राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, तो क्या धार्मिक कारण में आप इसको नहीं लिख सकते? धार्मिक कारण यहाँ पर लिख देते हैं 1857 के विद्रोह के कारण। तो क्या आप धार्मिक कारण में ये नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आप डालेंगे सब हेडिंग, धार्मिक आस्थाओं को ठेस। ठीक है, अब इस सब हेडिंग में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इस समय भारतीय सिपाही समुद्र पार जाने को अपने धर्म, जाति को भ्रष्ट होना मानते थे। ठीक है, जबकि अंग्रेजी कानून में इनको समुद्र पार करना अनिवार्य था, जिससे इनके धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं शब्द समझ में आया तो आप लोग लिख लीजिएगा, आस्थाओं को ठेस पहुंचा। ठीक है, तो ये कारण आप एक लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे।
बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, जो हमारा था वो हमने यहाँ से निकाल लिया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखते हैं, यह है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या मेंस में डाल नहीं सकते, परंपरागत जीवन शैली में दखल, परंपरागत जीवन शैली में दखल, ये इसको डाल सकते हैं आप सामाजिक कारण में, सामाजिक कारण में, ठीक है। सामाजिक में भी इसको डाल सकते हैं या डाल सकते हैं आप सांस्कृतिक कारण में, सांस्कृतिक कारण। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, यहाँ से आप मेंस के लिए भी समझ सकते हैं, मेंस के लिए भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई नीतियों के द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर भी पुरखों की संपत्ति पर अधिकार पूर्व की भांति ही बना रहेगा। ठीक है, ये तो उनकी चाल थी ना, ये तो अपना वो बढ़ाना चाहते थे ईसाई धर्म के प्रचार के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इनके परंपरागत, मतलब जो पहले परंपरा थी उसको अब चेंज कर रहे हैं ये। तो ये भी आप एक पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से कोई भी प्रीलिम्स के लिए नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों को उनके, ये छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे। अब है जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, ये भी छोड़ दीजिए। ये देखते हैं 84 नियमों की सूची। ये क्या है? यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोंडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, मतलब उतारू है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध की तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ी हूँ कि क्या पता इस तरीके का भी यहाँ पर फैक्ट निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको फैक्ट एक याद रखना है वो ये रखना है कि विष्णु भट्ट के द्वारा
क्या लिखा गया था? यानी विष्णु भट्ट गोंडसे की रचना है पुस्तक मांझा प्रवास। इसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रही हूँ मैं आपको, दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। विष्णु भट्ट गोंडसे याद रखेंगे आप नाम के पीछे, गोंडसे द्वारा लिखित पुस्तक है, वो क्या है? मांझा प्रवास। ठीक है। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि मांझा प्रवास निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसकी रचना है, वो है विष्णु भट्ट गोंडसे की। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, और आपको नोट करना होगा तो बस इतना ही लिखना है, विष्णु भट्ट गोंडसे पुस्तक मांझा प्रवास। बस अब आते सीधा यहाँ पे, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इसमें दिया है कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसमें है तो उसको हम साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो नोट डाउन करना है वो ये करना है कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही टू सूबेदार, संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया। या एक काम कीजिए, इसको आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट है। इसको छोड़ दीजिए, आप मत लिखिएगा, सीधा यहाँ आइए आप। बाकी ये वही है जो उन्होंने लिखा था, जो बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसी का पार्ट है ये। सीताराम पांडे के संस्मरण जो है उसी का नीचे भी दिया है। तो इसमें से हमारा कुछ भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सीधा हम यहाँ पर आते हैं, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं।
ये इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संग्रह था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, मई 1857 में शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। और सैनिक विद्रोह का मतलब क्या होता है यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है। सैनिक विद्रोह का मतलब होता है कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, यही होता है आपका सैनिक विद्रोह। बाकी यहाँ भी आपका कुछ भी नहीं है, कहानी की तरह है, आप इसको एक बार पढ़ के ऐसे निकाल देंगे, ये भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, इलाहाबाद से, झांसी से, मेरठ से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक जगहों से। तो यहाँ पर देखिए किसमें पूछा है? 66वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है डी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरठ से शुरू हुआ था ये। ठीक है, मेरठ से, इसमें साफ दिया है मेरठ से। वहीं दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? और ये देखिए कहाँ किसमें पूछा है, सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद देख सकते हैं, ये पीसीएस में पूछा है। एक तो पूछा है 90 में और फिर पूछा है 94 में। और ऐसा नहीं है कि बस ये तभी पूछा गया था, अभी भी पूछा गया, ये लगातार पूछा जाता है। ये हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर यूपीएससी का अगर क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी का, तो जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम, यहाँ आपको पता है कि मेरठ से हुई है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी क्या कर देगा? लखनऊ कर देगा। ठीक है, लखनऊ नहीं तो दिल्ली कर देगा। ठीक है, वो यही करेगा। उसके बाद से आप आसानी से इस स्टेटमेंट को गलत करके, एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़िए तो ऐसा नहीं है कि केवल वो फैक्ट या फिर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख करके पढ़िए। ये काफ़ी यूपीएससी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ जगह, ठीक है, डेट या किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं कि किस तरीके से आयोग जो है वो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे अपने कॉपियों में तो बस इतना लिखेंगे, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह 1857 मई में शुरू। कहाँ से? तो मेरठ से, मेरठ से। बस इतना ही आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर आते हैं क्वेश्चन पे। 19 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर हेडिंग है मेरठ से दिल्ली तक। ठीक है, ये देखिए 29 मार्च 1857 को इनको फांसी दिया गया था। किनको? तो मंगल पांडे को। ठीक है, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल तक की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ
बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे। इसका मतलब कि उतारू थे, ठीक है। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत इस बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। इसका मतलब कि इन लोगों का भी स्वार्थ था, ये ऐसे साथ देने वाले नहीं थे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है, ठीक है। तो अब सीधा हम देखते हैं इसमें क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये मेरठ की जेल पर 10 मई को सिपाहियों ने धावा बोला, ठीक है। फिर है कि ये जो सिपाही थे ये कब दिल्ली पहुँचे, ठीक। फिर ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। नेता घोषित किसको किया गया था 1857 के विद्रोह में। बाकी यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें ये आप छोड़ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। पहला, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। बी दिया है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो ये तो आप हटा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये भी नहीं है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गाय और सुअर की चर्बी का लेप रहा जाता था किस पे, तो कारतूसों पे। इसका मतलब कि धर्म में वे हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, ठीक है। बाकी आपका जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था। तो कब दिया गया था आप देख सकते हैं 29 मार्च को। ये भी ध्यान रखेंगे 1857। कभी कभी क्या करेगा ना कि धीरे से अगर इसको नहीं चेंज करेगा तो यहाँ पर चेंज कर देगा 1858, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा आप लिखेंगे कि सिपाहियों को 10-10 साल की सज़ा दी गई।
ठीक है। ये इसलिए, हालांकि ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या भरोसा कि यूपीएससी में स्टेटमेंट के तौर पर ये दे दे और यहाँ पर जो 10-10 है वहाँ पर 12 कर दे या 9 कर दे, ऐसे कर दे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि नोट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से घुमा फिरा करके ही बनते हैं। तो क्या पता कि स्टेटमेंट में इसको भी डाल दिया जाए। एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कई स्टेटमेंट आपके बन रहे हैं ना। पहला तो यही बन रहा है कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, कब, तो इतने में दी गई थी 29 मार्च को। दूसरा, जो कारतूस होते थे उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था। तीसरा, सिपाहियों को 10-10 साल की सज़ा दी गई थी। तो यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आपका तीसरा जो बनेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा कि मेरठ पे जेल पर, यहाँ पर ऐसे करें, सिपाहियों द्वारा मेरठ के जेल पर धावा कब बोला गया। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कब बोला गया कि 10 मई को। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं इसलिए बोल रही थी आपको कि यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर फांसी वाला स्टेटमेंट भी इनको मिल रहा है, और दूसरा धावा कब बोला गया था मेरठ के जिले पर, ये भी मिल रहा है। तो क्या भरोसा कि यहाँ पर 10 मई कर दिया जाए और यहाँ पर 29 मार्च कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम एक्स्ट्रा माइंड लगा देते हैं, जैसे कि आप ये सोचेंगे कि पहले तो धावा बोला गया होगा, ठीक है, फिर उसमें मंगल पांडे पकड़े गए होंगे और जब उनको फांसी दी गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले इनको फांसी दी गई जब इन्होंने धावा बोला था। ठीक है, और तीसरा इसमें अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो एक ये कर सकते हैं कि सिपाहियों की टोली दिल्ली कब पहुंची। तो कब पहुंची थी आप देख सकते हैं, ये पहुंची थी 10 मई रात में। ठीक है, दिन में उन्होंने धावा बोला और रात में पहुंच गए, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ ये सब छोड़ सकते हैं आप, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर सीधा यहाँ आ जाइए। अब यहाँ से जो आपको नोट डाउन करना है, बस इतना करना है कि सिपाहियों द्वारा 1857 की क्रांति में किसे अपना नेता घोषित किया गया। ठीक है, तो किसे किया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफ़र को। यहाँ पर है ना, ये देखिए बहादुर शाह जफ़र को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे ही आप नोट डाउन करते हुए भी चल लेंगे। मंगल पांडे फांसी इतने में, ठीक है, ये छोड़ सकते हैं नोट डाउन, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे कर सकते हैं। वैसे तो नोट ऐसे फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तरफ अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और जस्ट उसके दूसरे पेज पे ही क्वेश्चन फॉर्म में बना रहे हैं, तो रियली आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा तो भी आप उसका आंसर आसानी से दे ले जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ उस पेज पे लिख रखा है। जिस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ से बनेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेंगे, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है, जैसे कि मैं खुद भी करती हूँ, कि एक तरफ तो मैं क्या करती हूँ कि नोट डाउन कर लेती हूँ पॉइंट्स को निकाल के, और जस्ट उसके सामने दूसरे पेज पर मैं क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ों को लिख देती हूँ, ताकि आगे से ध्यान रहे। अब सीधा यहाँ देखते हैं, बगावत फैलने लगी। यह है कि जब दिल्ली से अंग्रेज के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली,
कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। ठीक है, उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और जमींदारों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर की तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद शाह अली के बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई में थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर सीधा आइए। एक तो आपका ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि 1800 या ऐसा लिखना है कि सिपाही विद्रोह में निम्नलिखित इलाकों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में भी था। ठीक है, दिल्ली, मेरठ तो आप जान ही रहे हैं, मेरठ, फिर आपका आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कानपुर, तो यह ध्यान देंगे। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहाँ पर जैसे कानपुर सिपाही विद्रोह का नेतृत्व। कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा कर ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था नाना साहेब के। ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद से 1857 के विद्रोह में
57 के विद्रोह में खुद को किसके द्वारा खुद को किसके द्वारा खुद को पेशवा घोषित किया गया, खुद को पेशवा घोषित किया गया। तो आप देख सकते हैं किसको किया गया, किसने किया खुद को पेशवा घोषित, तो वो किया नाना साहेब ने, नाना साहेब द्वारा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद शाह के बेटे बिजलिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। तो यहाँ पर आप दिया ना, यहाँ पर बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बिजलिस कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ कहाँ की थी, तो लखनऊ की थी ना। तो लखनऊ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया 1857 के विद्रोह में, लखनऊ से समझ जाइएगा किसका नेतृत्व यहाँ पर लिखा जा रहा है, लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल, ठीक है, महल द्वारा। फिर यहाँ पर दिया है झांसी से किसके द्वारा किया गया था, तो रानी लक्ष्मी बाई के द्वारा। झांसी से, साइड में मैं लिख दूँ तो झांसी से रानी लक्ष्मी बाई द्वारा, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर है यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि नाना साहब के सेनापति कौन, यहाँ पर तो आपका हो गया ना कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। नाना साहब के सेनापति कौन थे, दातिया टोपे थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कर्नल टाइलर है, कर्नल टाइलर, इसका कथन है हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये कथन किसका था, क्योंकि कथन कारण बहुत पूछता है खास करके बीपीएससी में। तो ये जो कथन और कारण है इसका ध्यान देंगे आप, कर्नल टाइटलर का है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे यहाँ से। फिर अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। फैजाबाद से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो अहमदुल्ला शाह के द्वारा, फैजाबाद से, ठीक है, फैजाबाद, अहमदुल्ला शाह। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप सिपाही बख्त खां के द्वारा, ये दिल्ली की तरफ यहाँ पर दिया है ना। थोड़ा सा जब आप पढ़ें ना तो लॉजिक लगा करके पढ़ें। यहाँ पर दिया है कि सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसका मतलब कि बख्त खां के द्वारा दिल्ली से नेतृत्व किया गया था। ये देखिए, दिल्ली से नेतृत्व किया गया था। और जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा कहाँ से किया गया था, तो ये किया गया था आपका बिहार से। ये बिहार के एक पुराने जमींदार थे। तो इनके द्वारा, तो ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और हर साल ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन बीपीएससी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो किया था बिहार से। तो अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। एक का 4 किस में है, एक का 4 यहाँ, एक का 4 यहाँ, ये हमारा सी और डी हट गया। लखनऊ से किसने किया था, तो हमने देखा अभी बेगम हजरत महल ने, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है। तो बी का आपका हो गया 3, तो बी का 3 आपका यहीं आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा था। देखिए आपका आंसर हो गया ई, यहाँ पर आंसर आपका दिया है ई, ठीक है। फिर कानपुर से अगर हम देखें, कानपुर से किसके द्वारा किया गया था, तो मौलवी अहमद शाह के द्वारा। और फैजाबाद से तो अजीमुल्ला खां के द्वारा, ठीक है। तो 2 ही आपको पता है ना, तो 2 से भी आप अपने आंसर को निकाल ले जाएंगे। फिर यहाँ पर है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, यानी सेनापति कौन था, तो अभी हमने देखा तात्या टोपे थे। तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। और ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है आपका, ये देखिए ये दिया है आपका, ठीक है,
ये आपका हो गया। फिर यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 में, तो बख्त खां अभी हमने देखा कहाँ से कर रहे हैं, बख्त खां दिल्ली से कर रहे हैं, तो बख्त खां को सीधा लाइए दिल्ली। ए का 4 यहाँ दिया है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। फिर आपका कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह का देखिए बिहार, दूसरा छोड़ दीजिए, दूसरा अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, कुंवर सिंह का बिहार, आरा कहाँ है, बिहार में है। तो सी का आपका हो गया 3, सी का देखिए 3 कहाँ है, ये है, आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। बाकी आपके जो 2 बच रहे, नाना साहेब अभी हमने देखा कानपुर, इन्होंने कानपुर को अपने आप को कानपुर का क्या घोषित किया था, अभी हमने देखा, ये देखिए यहाँ पर नोट डाउन भी हम लोग किए हैं, ये देखिए पेशवा घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और बचे हैं आपके ये मौलवी अहमदुल्ला, तो ये कहाँ जाएंगे आपके, ये मिल जाएगा आपका अवध में। तो इस तरीके का आपका आंसर हो गया सी। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में, यहाँ पर देखिए इसके पास यहाँ पर कई सारे फैक्ट हैं कि किसने कहाँ से किया है, बस डायरेक्ट उठा करके यहीं से क्वेश्चन आपका बना दिया, ये देखिए। तो वही है कि यूपीएससी के द्वारा जब क्वेश्चन को बनाया जाता है आयोग के द्वारा, चाहे वो पीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम का हो, जहाँ पर उसे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं ना एक ही में स्टेटमेंट कई सारे, तो वो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से उठता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़िए, ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी, आप कोई भी चीज़ पढ़िए, वहाँ पर अगर तुलना वाली चीज़ है, वहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट आपकी बैठ रहे हैं, तो इस चीज़ को बारीकी से पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए, बट उसको अच्छे से पढ़िए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट कई मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, तो अभी हमने देखा राजपूत कुंवर सिंह थे, ठीक है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, अभी हमने देखा कुंवर सिंह, ठीक है। फिर है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं 19 में पूछा है, 16 में पूछा है, 8 में पूछा है, 99 में पूछा है, ये देखिए 20 में पूछा है, फिर 97 में पूछा है, मतलब ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीपीएससी का आपका फेवरेट क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था, वही बाबू कुंवर सिंह। 57 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया, कुंवर सिंह। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन कुंवर सिंह से पूछे गए हैं। अब सीधा आते हैं हम कंपनी का पलटवार, इसको देखते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, 2 फैक्ट है। एक तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल बादशाह था, ध्यान देंगे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सज़ा देते हुए उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। तो ये 4 जो फैक्ट हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये चारों आपको नोट डाउन करने हैं। और इससे क्वेश्चन भी बना है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास देकर के कहाँ निर्वासित किया गया था, तो वो रंगून जेल में निर्वासित किया गया था। हालांकि वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पर उसको ले नहीं पाई। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, आपको नोट डाउन करना है, वो ये करना है 1857 सितंबर 1857 दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा, ठीक है। दूसरा आपको जो लिखना है यहाँ पर, दूसरा वो ये लिखना है अंतिम मुगल
बादशाह कौन था? वो था बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, और फिर यहीं कर देंगे पत्नी। कभी कभी पत्नियों का नाम पूछ लेता ना, तो पत्नी जीनत, यहाँ पर दिया ना, बेगम जीनत महल, बेगम जीनत महल, जीनत महल। फिर आजीवन कारावास, कहाँ? तो रंगून जेल, और यहीं पर कर देंगे लास्ट साइड में कोष्टक में मृत्यु। बस इतना आपको नोट डाउन करने हैं यहाँ से। फिर देखते हैं आगे। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो ये आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये कब कब्जा किया गया, कब क्या हुआ, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसको वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है कि जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी, यहाँ से कुछ नहीं है, अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब यहाँ देखते हैं विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का वहदा दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है आपको घटना चक्र है ना, ये हमारा घटना चक्र, उसमें सारे ये जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कब किया गया, EIC को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से सारी चीज़ें घटना चक्र में बताई गई हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1857 की क्रांति का प्रभाव पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर क्रांति का प्रभाव पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे एक बार नज़र से निकाल लीजिए, क्या पता इसमें विपरीत के कोई फैक्ट दिखे जाएं। ठीक है, दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें।
इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है, तो ये जितने भी प्रभाव हैं, जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कारण क्या था, ये प्रभाव क्या था, कितनी सफलता मिली, कितनी असफलताएं रहीं, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं परम शांति के एक सार्वगिक साम्राज्य की खातिर। ठीक है, देखते हैं इसमें। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य जाकर खत्म हुआ। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों के परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता। होंग जिक्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को मदद मांगी, बादशाह को काफ़ी मदद दी। तो यहाँ से कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक कारण यहाँ पर भी है, दो कारण दिए गए हैं, पाँचवा और छठवां। प्रभाव 1857 का। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा भारतीयों पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है उपनिवेशवाद और शहर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या दिया है। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतें, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोली से हमला किया। इस तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं। तो यहाँ से भी हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो दत्तक पुत्र वाली चीज़ थी यहाँ पर। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। ठीक है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्या एतराज़ था। तो आप जान रहे हैं कि वो गाय और सुअर के चर्बी का लेप चढ़ाता था। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताया। तो आजीवन कारावास मिला था, यानी बंदी गृह में रहे वो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तो वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वन लाइनर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई 1857 से पहले भारत में अंग्रेज स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहीं से आपका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट होता है और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आप काफ़ी ज़्यादा सीख लेकर के अब बड़ी बड़ी चीज़ों को करने लग जाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आंसर राइटिंग का जो यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेवलप कर सकते हैं आप, वो यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए और कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि आप कर सकते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।